सुनील जी, अब आपसे दो तीन प्रश्न एक साथ हैं। एक तो ये आइडिया ऑफ इंडिया, मेरे एक दर्शक भी कह रहे हैं कि ये तो भारत को बचाने की बात है, राष्ट्र को बचाने की बात है, और वो लार्जर क्वेश्चन है, इसलिए जो आपस के ये छोटे मोटे नहीं, काफी ठीक ठाक हो रहा है, उसको उसको थोड़ा पीछे रखना चाहिए। दूसरा, मुझे मुझे एक अजीब सी चीज ये भी लगी कि मतलब मुझे इसलिए वो होता है कि अखिलेश यादव जी यंग हैं, उनके ऊपर बहुत उम्मीद है। जो आज से 10 साल बाद अगर देश के नेतृत्व की बात होगी तो उसमें अखिलेश यादव जी का भी नाम होगा। लेकिन ना उनको अपनी वाणी पे कंट्रोल रहता है और ना वो किस समय क्या कह रहे हैं उस पर कंट्रोल है। वो 74 सीट उन्होंने मध्य प्रदेश में लड़ाई, उसमें सबसे जो मुझे इंटरेस्टिंग लगे, हालांकि वो कांग्रेस से आयातित किए उन्होंने, वो महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यानंद गिरी उर्फ मिर्ची महाराज। तो मिर्ची महाराज जी जो सपा के कैंडिडेट थे, उनको 136 वोट मिले हैं बुधनी में, जहां से शिवराज सिंह चौहान जी इलेक्शन लड़ रहे थे। वहां पे वो 11वें या 12वें नंबर पर है, 136 वोट सपा के कैंडिडेट को मिले। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि इलेक्शन के बाद मुझे ये लगता है कि आपको डबली श्योर रहना चाहिए था कि आप इंडिया अलायंस को हरदम डिफेंड करते हुए नजर आए, ना कि अपने क्योंकि आप यूपी में कुछ कर लीजिए, यूपी में कांग्रेस का कुछ है नहीं, यूपी में आप ही के बदौलत आपको ही सब करना होगा। किस लिए इतने आप संकट में हैं, या आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस आपका गड़बड़ हो रहा है कि कांग्रेस आ जाएगी, कहीं उसमें बसपा ना आ जाए, इत्यादि इत्यादि। दूसरा, मुझे एक चीज आपसे और समझ लें, ईवीएम की बात भी बहुत से लोग कह रहे हैं, मैं उस पर भी 2 मिनट आपका एक टिप्पणी इसलिए चाहूंगा सुनील भाई साहब, कि ईवीएम इस समय बात करना दुधारी तलवार की तरह है। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी चाहती है कि आप ईवीएम पे बात करें, और बीजेपी इसलिए चाहती है ईवीएम पे बात करें कि सिस्टम पे लोगों का भरोसा ना रह जाए। या आप कितनी किताबें पढ़ लीजिए, ये बहुत पुरानी फॉर्मूला है कि आम आदमी को जो ना बीजेपी के साथ अलाइंड है, जो ना कांग्रेस के या इंडिया अलायंस के साथ अलाइंड है, उसका व्यवस्था से विश्वास उठ जाए, जिससे वो वोट देने भी ना जाए। तो मेरा ये कहना है कि अगर 2024 का ये, अच्छा ये सब लोग कह रहे हैं अब बिल्कुल इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, क्या देना चाहिए, बाइकआउट कर देंगे, ये सब बातें इम्प्रैक्टिकल बातें हैं, जिसका कोई राजनीतिक धरातल से, वहां पे जो लोग पिछले 5 साल से जो एक किसी भी पार्टी का वर्कर मर खप रहा है, वो क्या करेगा? तो आप बाइकआउट कर देंगे कि वहां वो बाइकआउट कर देगा? तो अरे वो राजनीतिक वर्कर है, उसके घर, उसको थाना कचहरी तहसील में उसके काम होते हैं, वो क्या काम करेगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को इससे वो नहीं है। ईवीएम की बात होनी चाहिए, लेकिन ये जो जिस फोरम पे हम और आप बात कर रहे हैं, उस पे अगर हम और आप ईवीएम पे बात करने लगेंगे तो ये बेसिक डाउट ही हो जाएगा, लोगों को लगेगा कि ये व्यवस्था ही गड़बड़ है। तो इसलिए मेरा मेरा ये मानना है कि बीजेपी चाहती है कि आप ईवीएम पे बात करें। ये तय बात है कि जब ईवीएम में आपने वीवीपैट लगाया, उस मशीन के साथ वीवीपैट, ये अपने आप आपका एडमिशन है कि मशीन गड़बड़ हो सकती है, नहीं तो वीवीपैट लगाने की क्या बात थी? भाई गड़बड़ हो सकती तभी वीवीपैट लगाया। मैं विवेक जी आ रहा हूं बस आधे मिनट में, क्योंकि उसका सुनील जी को कहना है, मैं आपके पास आ रहा हूं बस एक सेकंड। मेरा एक कहना यह है कि आप ईवीएम पे भी आपको क्या लगता है कि किस तरह से इसको हैंडल करना चाहिए? दूसरा, इंडिया अलायंस को अगर 2024 में कांग्रेस बीजेपी के सामने खड़े होके कुछ विरोध वो करना है, तो उनकी ये मरमरिंग तो तुरंत खत्म होनी चाहिए। ईवीएम को लेकर के तमाम बातें कही जाती हैं, हम लोग लगातार सुनते चले आ रहे हैं। विवेक जी ने जो बात कही कि जब चुनाव होते हैं तो कलेक्टर या जिला निर्वाचन अधिकारी उसका शो करते हैं, पता नहीं कितनी बार उसमें मैं शामिल हुआ। मैं अभी भी विश्वास पूर्वक उस बात का खंडन कि उसमें गड़बड़ी की जा सकती है या नहीं की जा सकती, मुझे विश्वास नहीं होता कि उसमें गड़बड़ी की जा सकती है। और एक ऐसा मामला जिसमें कई लोग शामिल हों, उसमें गड़बड़ी करना आसान नहीं है। मैं ये चलिए कुछ हद तक आप मान लीजिए कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की कई सरकार थी, छत्तीसगढ़ में तो नहीं थी, राजस्थान तो सरकार नहीं थी, और दिल्ली से और लंदन से आकर के कोई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की सेटिंग नहीं करता, स्थानीय लोग ही करते हैं, स्थानीय इंजीनियर्स ही होते हैं, और राजनीतिक दलों के लोग भी वहां मौजूद होते हैं। ये जितनी बातें कही जाती हैं कि मैंने ऐसा था, ये नहीं देखा गया, वो नहीं देखा, अरे हम वोट भी देते हैं, हम जब भी वोट देते हैं हमारा वोट वीवीपैट मशीन में दिखाई पड़ता है कि मैं किसको वोट दे रहा हूँ, कम से कम वोट दिख ही रहा है। निर्वाचन आयोग भी कहे, अरे सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि भाई आप दोनों की वोट की गिनती कर लीजिए, अचानक कहीं कुछ के लिए पोलिंग बूथ को लेकर कर लीजिए। या ईवीएम पे वो सवाल उठाना गोया कि बीजेपी के खिलाफ जो मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाना है, ये नहीं उठना चाहिए।
ये अगर आप चुनाव लड़ेंगे मजबूती के साथ, आप सबसे बड़ी, आप केंद्र शासित प्रदेश है मिजोरम, वहां क्यों नहीं कर लिया आपने? एक ऐसी पार्टी सत्ता में चली आई जिसका नाम कोई नहीं ले रहा था, और वो एंटी बीजेपी और एंटी कांग्रेस दोनों राजनीति कर रही है। कर लेते आप, वो तो पूरा का पूरा केंद्र शासित है, वहां जितने अधिकारी हैं सब केंद्र सरकार के प्रति जिम्मेदार हैं, जो चाहते हैं आप वो करा लेते, क्यों नहीं करा लिए? सवाल है कि जब आप मजबूती से चुनाव लड़ते हैं तो उस समय कुछ ये सब कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। आप हमको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जिस तरह का राजनीतिक परिवेश बीजेपी बना ले रही है, उस राजनीतिक परिवेश के काट के लिए आपके पास कुछ नहीं है। ये सौभाग्य है कम से कम कि 40% या 40% से अधिक के मतदाता आज भी गैर भाजपा राजनीति में विश्वास कर रहे हैं, और वो मजबूती के साथ गैर भाजपा राजनीति करने वालों के साथ लगे हुए। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव को प्रभावित नहीं करता। इस एक आप जो जो काम नैरेटिव बनाने का काम है बीजेपी कर रही है, वो कर रही है। लेकिन सवाल है कि इन इलाकों में तो बीजेपी पिछली बार भी जीती थी, 14 में भी जीती थी, कांग्रेस यहाँ कुछ नहीं थी। उनके पिछले 2019 के चुनाव के मुकाबले अगर आप बात करेंगे तो कम से कम 10 सीटों पर बीजेपी को नुकसान करती हुई दिखाई पड़ रही है ये सवाल। और दूसरी चीज ये है कि अगर मेरा अभी इसके बावजूद मेरा मानना है कि कांग्रेस को अविश्वसनीय बना करके आप गैर बीजेपी राजनीति की विश्वसनीयता को खारिज करने का प्रयास कर रहे हैं। गैर बीजेपी राजनीति के केंद्र में कांग्रेस है। कांग्रेस चुनाव हार जाने का मतलब अगर आप फर्स्ट डिवीजन से पास होंगे तभी आप पास नहीं कहलाएंगे। जो थर्ड डिवीजन से पास हुआ है, ऐसा नहीं कि बेचारा इम्तिहान में नहीं बैठा या उसको अगली कक्षा में बैठने का अधिकार नहीं मिल गया। किसी भी राज्य में 33%, अगर कांग्रेस हारी है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, तो इसका लोकसभा के चुनाव में उसका कोई नुकसान नहीं है 2019 के अनुसार, 2014 के अनुसार। लेकिन अगर तेलंगाना में बीजेपी हारी है तो उसको सीधा सीधा नुकसान है। वो 4 सीट जीत करके आई थी लोकसभा में, या जीती हुई 8 सीटें उसको 4 सीटें नहीं दिलवाती है, क्योंकि कांग्रेस की ताकत वहां बहुत बढ़ गई। सवाल इस बात का है कि, और लेकिन ये जरूर है कि आप बीजेपी से कांग्रेस या कोई भी एक राजनीतिक दल अकेले लड़ने की स्थिति में नहीं है। अखिलेश जी को जो डर लग रहा है, अखिलेश जी ये सोच रहे हैं कि अगर वो कांग्रेस के साथ खड़े होंगे तो उनका मतदाता अगर कांग्रेस में चला जाएगा, आप नहीं भी खड़े होंगे तभी चला जाएगा। अगर आप मध्य प्रदेश में तो आप नहीं खड़े थे, अच्छा छोड़ दिया मध्य प्रदेश में, आप जनता दल तो कर्नाटक में नहीं खड़ी थी कांग्रेस के साथ, लोगों ने नोट दिया, उनको खारिज कर दिया। आप तेलंगाना के चुनाव में क्या हुआ? तेलंगाना तो बीआरएस के बीजेपी के साथ साफ साफ खड़ी थी, क्यों नहीं लोगों ने उसको दे दिया? लोगों ने चुना कांग्रेस को, क्योंकि गैर बीजेपी राजनीति का विश्वसनीयता जो है वो कांग्रेस के साथ ही है। अखिलेश जी जैसे लोगों का जो डर है, मुझे मेरा मानना कि आप कांग्रेस से दूरी बना करके अपने मतदाताओं को बचा नहीं सकते, क्योंकि आपका मतदाता भी गैर भाजपा मतदाता है और वह गैर भाजपा राजनीति को देखना चाहता है आपके हाथों। और जो लोग कांग्रेस के साथ नहीं है, मायावती जी तो कांग्रेस के साथ नहीं है, उनका मतदाता को छोड़ के क्यों चला जा रहा है? वो बीजेपी में चला जाए चाहे कांग्रेस में चला जाए। आखिर उत्तर प्रदेश में घोषी का उपचुनाव हुआ, मायावती जी की स्थिति क्यों हो गई? उन्होंने तो अपील किया था कि किसी को मत दीजिए आप, उन्होंने किसी को देने की अपील नहीं किया था। क्या नोटा में उनके समर्थकों को नोट दे दिया? वो सीधे सीधे गैर भाजपा जो उम्मीदवार था उसको उन्होंने मतदान किया। आप खतौली में भी तो बीजेपी मायावती जी नहीं थी, उनका मतदाता कहाँ चला गया? या तो क्यों नहीं घर बैठा, या क्यों नहीं नोटा को दिया? वो क्यों चला गया? जो संयुक्त विपक्ष का उम्मीदवार था, आरएलडी का उम्मीदवार, उसके साथ क्यों गया वो? क्योंकि उसको गैर भाजपा राजनीति करनी ही करनी है, और गैर भाजपा राजनीति के लिए आपको कांग्रेस की विश्वसनीयता तो बना के रखनी पड़ेगी। ये जो बीच बीच में सही आप कर रहे हैं कि जो इंडिया दल समूह के नेताओं का यह बयान न केवल इंडिया गठबंधन को प्रभावित कर रहा है, वो उनको अपने आप को प्रभावित कर रहा है। मेरा अपना मानना यह है कि जो भाजपा को जो मतदाता वोट नहीं देगा, वो उन दलों को भी वोट नहीं देगा जो भाजपा का विरोध करते हुए दिखाई पड़ेंगे। होने वाला नहीं है ये मध्य प्रदेश में दिखाई। आखिर सिंगरौली में जहां आम आदमी पार्टी का मेयर है, वहां आपकी दुर्दशा क्यों हो गई? कोई ऐसी सीट है जहां पे आपकी जमानत जब्त हुई हो? क्यों आप क्या कर रहे थे वहां पर? आपको लग रहा था कि जो नगर निगम में हमको सफलताएं मिली हैं सिंगरौली जिले में, वो सफलता आपके बाद फिर से मिल जाएगी वहां पर? वो तो नहीं मिली, क्योंकि वोट पोलराइज है, वो या तो बीजेपी के साथ है या तो कांग्रेस के साथ है। और इंडिया दल समूह, मेरा अपना मानना है कि इंडिया दल समूह की एकजुटता बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, और इनको अपने नैरेटिव्स को उसके इर्द गिर्द बना के रखना पड़ेगा। यह चुनाव कहीं से भी इंडिया दल समूह को खारिज किया जाना नहीं है।
यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी ये शुद्ध रूप से सांप्रदायिक चुनाव है, ये पोलराइजेशन की बात है और निश्चित रूप से हिंदुत्व के बड़े एजेंडा मोदी जी हैं और उनके साथ-साथ जो उसमें आस्था रखने वाले लोग हैं, उनके चेहरे पे वोट दे रहे हैं। कांग्रेस से ढेर सारी गलतियां हुई। आप सोच लीजिए पहली बार का उम्मीदवार है वो। जो व्यक्ति गहलोत साहब के खिलाफ बीजेपी का उम्मीदवार रहा है, पहली बार चुनाव लड़ा, उससे जीत के अंतर को कम कर दिया। पहली बार गहलोत जी पिछले चुनाव की तुलना में कम वोट से चुनाव जीते हैं और व्यक्ति जो कांग्रेस का जो बीजेपी का उम्मीदवार था, पहला चुनाव लड़ रहा था उनके खिलाफ। आपको अपने उम्मीदवार बदलने में पता नहीं क्या दिक्कत है। आपको अब एक परंपरागत नियम है और स्थापित नियम है कि जो स्थानीय विधायक या सांसद होते हैं, उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी होती है। आप कम से कम 35-40% लोगों का टिकट बदलिए। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने अपने मुख्य चेहरे को ही आंख से ओझल कर दिया और एक नएपन देने की उसने कोशिश की और अपना जो उसका वोटर था, उसको इंटैक्ट रखा। नए लोग भले नहीं ले पाए, उसने अपने मतदाताओं को इंटैक्ट रखा और आप किनारे कर दिया उन्होंने। लेकिन अभी मेरा मानना है कि ये 2024 के चुनाव का सेमीफाइनल नहीं है। ये 2024 का इसके आधार पर केवल यह रास्ता बनता है कि इंडिया दल समूह के लोगों को एक साथ राजनीति करनी पड़ेगी, अपने दलीय हितों से ऊपर उठ करके। कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगाना कि कांग्रेस कोई बड़े भाई की तरह व्यवहार कर रही है। जिस जिस मर्यादा के साथ वह तमिलनाडु में अपना गठबंधन का धर्म निभा रही है, महाराष्ट्र में कर रही है, बिहार में कर रही है, झारखंड में कर रही है। क्या कांग्रेस ने कहा कि नहीं हमको ये विभाग मंत्रिमंडल में दीजिए, चाहे विभाग मंत्रिमंडल में दीजिए, मेरे सदस्यों की संख्या बढ़ा लीजिए। कांग्रेस के साथ सवाल यह केवल है कि ये अखिलेश जी को पता नहीं क्यों लग रहा और अखिलेश जी 2022 का जो जन समर्थन था, उससे बड़ा जन समर्थन नहीं मिलने वाला। और कांग्रेस का लोकसभा के चुनाव में परफॉर्मेंस विधानसभा चुनाव के आधार पर उसको आप नहीं माप सकते हैं। इस आधार पर उसका मूल्यांकन नहीं होना चाहिए कि आप मतलब क्या इसका क्या मतलब है? समाजवादी पार्टी तो 5 सीट जीते थी पिछले लोकसभा के चुनाव में, लेकिन हम सभी लोग स्वीकार करते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी है गैर भाजपा पार्टी, उसी के इर्द गिर्द चुनाव होना है। तो चाहे अखिलेश जी हों, चाहे ममता जी हों, इन सभी लोगों को इंडिया दल समूह की विश्वसनीयता के प्रति तो गंभीर रहना ही पड़ेगा और वह विश्वसनीयता तभी बनेगी जब सबको ये लगेगा कि आप एक साथ मिलकर के भाजपा का विरोध कर रहे हैं या भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके बगैर, इस विश्वसनीयता के बगैर आप बीजेपी को हरा नहीं सकते, क्योंकि बीजेपी का मतदाता तो कंसोलिडेट है। आप उससे सहमत हो चाहे असहमत हो चाहे कुछ भी, और अखिलेश मैं मानता हूं कि कम से कम अखिलेश जी कमलनाथ की तुलना में उनका 5 साल मुख्यमंत्री रहे भाई। कमलनाथ तो नहीं रहे, वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कमलनाथ तो एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। अखिलेश जी से तो ज्यादा जिम्मेदारी की उम्मीद की जाती है कि आप एक बड़ी राजनीति कर रहे हैं, बड़े उद्देश्यों के लिए राजनीति कर रहे हैं और ये जरूर है कि इन बयानबाजियों से मुझे लगता है कि इंडिया दल समूह की विश्वसनीयता पे असर पड़ेगा और जिसकी जिम्मेदारी सबके ऊपर है। यह जिम्मेदारी केवल नहीं कहा जाता कि कांग्रेस की प्रमुख जिम्मेदारी, कांग्रेस की जिम्मेदारी है, लेकिन सबकी जिम्मेदारी समान रूप से और इस जिम्मेदारी को सभी दल समूह को स्वीकार करना पड़ेगा। जी मैं बस चलते चलते सुनील जी लास्ट कमेंट आपसे, और वो कमेंट इसलिए कि हम सब लोगों को जो आज बीजेपी की नीतियों की वजह से उनकी नीतियों पे प्रश्न पूछते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है मोदी जी से, लोगों को लगता है कि आप कांग्रेस को डिफेंड कर रहे हैं। तो मेरे बहुत छोटे छोटे 1-2 हैं, बहुत संक्षेप में, हम और आप इन नीतियों का क्यों विरोध करते हैं? क्या आपको लगता है कि देश हित में ये नहीं है? दूसरा, आज की तारीख में आपको क्या लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी जो बीजेपी के सामने खड़ी है जिससे इसीलिए गुस्सा होकर प्रश्न करते हैं, वो कौन पार्टी है और वो कौन नेता है जिसमें थोड़ी आशा है कि अगर ये पार्टी ये नेता रहेगा तो शायद बीजेपी को 2024 में आप हटा के आप जो नीतियां वो बदलने में होगी, कोई जमीन आसमान का अंतर नहीं हो जाएगा, लेकिन कम से कम कुछ बेसिक नीतियों पे फर्क जरूर पड़ेगा। सुनील जी बहुत संक्षेप में। एक तो आनंद जी, मैं ओल्ड स्कूल ऑफ जर्नलिज्म का विद्यार्थी रहा हूं और उसमें साफ साफ यह है कि पत्रकार परमानेंट अपोजिशन है। जो सरकार के है उसके खिलाफ हमें खड़ा ही होना है। ये चाहे आजकल कांग्रेस की सरकार हो जाएगी, उसके खिलाफ भी रहेंगे, उसके प्रशंसक नहीं रहेंगे। कल अखिलेश की सरकार में रहेंगे तो हम उसके प्रशंसक नहीं हो सकते, उसकी तारीफ नहीं कर सकते। हम केवल यही बताते रहेंगे कि आप में कमियां क्या है और यही पत्रकार का काम है, यही हमको पढ़ाया गया है और जीवन के उस उत्तरार्ध में हम इसमें नया कुछ नहीं सीख सकते हैं। प्रमुख कारण यह है
दूसरा कारण यह है कि हम सांप्रदायिकता की राजनीति को स्वीकार नहीं कर सकते, ध्रुवीकरण की राजनीति को स्वीकार नहीं कर सकते। तीसरी चीज है कि भारतीय संविधान में घोर आस्था है और मेरा यह मानना है कि देश और समाज और शासन प्रशासन उसी के अनुसार चलना चाहिए। और इसके सब पीछे कारण यह है कि सरकार के खिलाफ खड़ा होना पत्रकार का धर्म है, यही धर्म है उसका। और उस धर्म के साथ वो एक मतलब ये डीएनए में शामिल हो गया, वो हट नहीं सकता। और एक हम न तो कह रहा किसी सरकार से सवाल खड़ा करना यह हर पत्रकार की जिम्मेदारी है, और अगर इस जिम्मेदारी को आप पूरा करते हैं तभी आप अपने जो आपके पास दायित्व है, एक पेशेगत दायित्व, उसका पालन कर सकते हैं। रही बात की सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती किसकी, कौन दे सकता है? निश्चित रूप से सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, और कांग्रेस के साथ कांग्रेस एक चुनौती देने की स्थिति में है। और जो सरकार से लड़ने की स्थिति है, सरकार के नीतियों के खिलाफ, उसकी कार्यशैली के खिलाफ, उसके संविधान विरोधी गतिविधियों के खिलाफ, वो कांग्रेस लड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए अब ये लगता है कि कांग्रेस को यह जिम्मेदारी उसके ऊपर बनती है कि उसकी विश्वसनीयता बढ़े, और कांग्रेस राजनीतिक रूप से करती हुई भी दिख रही है। कम से कम वो सरकार के पक्ष में कभी खड़ी नहीं दिखाई पड़ी, कोई डर भय ये उस तरह की बात नहीं दिखाई पड़ी, और उसने एक राजनीतिक माहौल देश में तैयार किया कि वो सरकार में क्या क्या कमियां हैं और वो कमियां किस तरीके से समाज और देश के लिए घातक है। जीवन से जुड़े हुए जो सवाल है लोगों के, वो प्रमुख है। आप गौरव गान से बात नहीं बनती। गौरव गान तभी आपका बचा रहेगा जब आपके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आएगा, यह आवश्यक है, और गवर्नेंस इसी बात के लिए होती है। गवर्नेंस के सवाल पे की जा रही राजनीति के कारण जो कांग्रेस की विश्वसनीयता है वो महत्वपूर्ण है। जी।